प्रिय छात्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 6 का अभ्यास 3.4 के प्रश्न नंबर 4 को लेकर के आए हैं। वो देखिए, प्रश्न 4, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। 3 और 4 के सार्वगुणज और 100 से छोटा होना चाहिए। तो देखिए, 3 का गुणज क्या है? हल 3 के गुणज 1 3 3 के गुणज 3 6 9 12 15। 4 के गुणज 4 8 12 16। तो सार्वगुणज क्या ज्ञात करना है? पहले सार्वगुणज। तो सार्वगुणज तो यह सार्व का अर्थ होता है मिलने वाला। तो आपको मिला है यहाँ जी के 12 और 12। तो सार्वगुणज हो गया 12। सार्वगुणज क्या हो गया? 12 प्राप्त हुआ है आपको। तो हमें बताना है कि 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखी हैं जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो 3 और 4 के सार्वगुणज यहाँ देखो, 3 व 4 के सार्वगुणज बराबर 12 24 36 48 12 5 60 72 84 96। ये 100 से छोटी संख्या हैं। क्या है? 100 से, वो कह रहा है स्पष्ट, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज है। तो अर्थात 3 व 4 के सार्वगुणज यहाँ आपको प्राप्त होते हैं 12 24 36 48 60 72 84 और 96। इसके बाद में प्रश्न नंबर प्रारंभ होता है आपका 5। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं? तो यहाँ एक शब्द आया है सह अभाज्य। तो सह अभाज्य है क्या? सह अभाज्य की परिभाषा यदि आप जानोगे तो आप निश्चित रूप से जो ये 5 या 6 टॉपिक दिए हुए हैं, 6 प्रश्न दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सह अभाज्य है और कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, ये आप छाट सकते हैं। तो सह अभाज्य संख्या होती है 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है। 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो ये परिभाषा जब आपको याद हो जाती है तो आप निश्चित रूप से इसका पहला प्रश्न, 5वें का पहला प्रश्न 18 और 35, ये 2 संख्याएं 18 और 35, इनका गुणनखंड एक, ये केवल क्या है? एक का ही भाग जाता है दोनों में, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये क्या है? सह अभाज्य संख्या है। कौन सी है? सह अभाज्य संख्या। क्योंकि जिसमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है, वो होती है सह अभाज्य संख्या। 15 और 37 में भी केवल सार्व गुणनखंड एक ही है। दोनों संख्याओं में केवल एक का ही भाग जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता है। तो ये भी क्या है? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या।
30 और 415, 30 और 415, तो देखिए इसमें इकाई अंक 0 है, इसमें इकाई अंक 5 है, तो निश्चित रूप से यह संख्या दोनों 5 से भाज्य है। तो सार गुणनखंड 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो 1 से ज़्यादा संख्या होगी ना 2, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य। सत्रह और 68, 17 और 68, तो इन दोनों में 1 का भाग जा रहा है और 17 कब जा रहा है? 17 का भाग जा रहा है, 17 का 17 में जा रहा है और 68 में भी 17 का भाग जा रहा है, इसलिए ये सह अभाज्य नहीं है। ये भी क्या है? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। 216 और 215, 216 और 215, ये दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्या है। क्या है? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या है। 81 और 16, तो यहाँ देखिए 81 और 16, 81 में आप देख रहे हो 9 से भाज्य है, 3 से भाज्य है, 16 केवल 2 से भाज्य है, 8 से भाज्य, 8 में इसका नहीं जाता है, तो ये भी क्या है? 81 और 16 दोनों क्या हैं? सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। तो आप इसका आंसर देना चाहते हो तो कौन कौन सा है? 1, 2, 5 और 6। 1, 2, 1, 2, 5 और 6, ये संख्याएं क्या हैं? सह अभाज्य संख्याएं हैं। बाकी सब क्या है? भाज्य है। तो यहाँ सह अभाज्य का भी आपको अर्थ समझ में आना चाहिए। 2 संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्वगुणनखंड होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना? इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। कोई एक संख्या है जिसमें 5 का भाग चला जाता है और 12 का भी भाग चला जाता है। 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? तो यहाँ आपको प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको उसका उत्तर देना है। तो एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। 5 और 12 दोनों से विभाज्य संख्या कौन सी है? हल 5 व 12 दोनों से विभाज्य संख्या बराबर 60। कौन सी है? 60, जिसमें 5 का भाग जाता है और 12 का भाग चला जाता है, तो वो संख्या है 60। अब ये कह रहा है किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी? जो 60 है वो कौन कौन सी संख्या से भी विभाजित होगी? तो 60 का आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। अतः 60 के गुणनखंड बराबर, अर्थात 60 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है? तो वो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 और 60।
किस अन्य संख्या से यह संख्या जो इसका उत्तर प्राप्त हुआ है 60 संख्या सदैव विभाजित होगी। तो 60 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 से भी भाज्य होगी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7वां है, एक संख्या 12 से विभाज्य है। एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। एक संख्या 12 से विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य क्या संख्या हो सकती है? 12। हल 12 से विभाज्य संख्या 12 से विभाज्य संख्या बराबर 12। क्या आएगा? 12 से विभाज्य संख्या क्या है? 12। और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाजित होगी? और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह है यानी 12 विभाज्य है? तो 12 के गुणज, 12 के गुणनखंड अर्थात 12 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 1 2 3 4 6 और 12। 1 2 3 4 6 और 12 इसके क्या है? गुणनखंड है। तो इस अभ्यास में, अभ्यास 3.4 में केवल आपको बताए गए हैं संख्या के गुणनखंड, संख्या के गुणज और सह अभाज्य संख्याएं। तो गुणज आप खूब जान गए होंगे। 5 का गुणज क्या होता है? 5 का पहाड़ा, 5 10 15 20 25 30 35। ये 7 के गुणज 7 14 21 28 35। तो ये इसके क्या कहलाते हैं? गुणज कहलाते हैं। 8 का गुणज क्या क्या है? 8 16 24 32 40। इसी प्रकार से गुणनखंड पूछे गए हैं। तो गुणनखंड 5 के गुणनखंड क्या होते हैं? तो 5 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है? 1 का और 5 का। 10 का गुणनखंड क्या है? अर्थात 10 में कौन कौन सी संख्या का भाग चला जाता है? तो 1 का, 5 का और 10 का। इसी प्रकार दो संख्याएं आपको दे दी जाए, 20 और 10 का मिलने वाला गुणज। अब यहाँ मिलने वाला गुणज पूछा है 20 और 10 का। तो 20 और 10 का, 20 का गुणज 20 भी है, 40 भी है। 10 का गुणज 10 20 30 40 है। तो मिलने वाला गुणज क्या हो जाता है? यहाँ मिल रहा है गुणज वो हो जाता है 20। 20 का गुणज 20 भी है और 10 का गुणज 20 भी है। इसलिए मिलने वाला सार्व का अभिप्राय होता है मिलने वाला। तो इस प्रश्नावली को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, इनको हल करें, समझें, सोचें, मनन करें। देखिए एक सवाल होता है, एक हमारे मैथ में, गणित में एक सूत्र है समझ, से में झे, समझ। से का मतलब होता है समझो। क्या होता है? समझो। मैं का मतलब होता है मनन करो और जय का मतलब होता है जानो, उसे हल करना सीखो। समझ, से का मतलब समझो, मैं का मतलब मनन करो और जय का मतलब जानो। जब आप सोच समझ करके किसी का सटीक उत्तर देते हैं, ध्यानपूर्वक उत्तर देते हैं, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको प्रश्न समझ में आएगा। गणित की एक विशेषता होती है कि हमें यदि सवाल नहीं भी आता है तो उसे दोबारा पढ़ना चाहिए कि सवाल क्या पूछना चाहता है, उसकी तह तक आपको जाना है। एक बार पढ़ने में आपको सवाल समझ नहीं आता है तो आप सवाल को दोबारा पढ़ें।
दोबारा भी समझ में नहीं आता है तो आप उसे तिबारा पढ़ें। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने से निश्चित रूप से आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। इसी के साथ ये अभ्यास आपका 3.4 संपूर्ण होता है। अगले वीडियो में हम आपके लिए अभ्यास 3.5 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।